लिया था रजिया बेगम, मसरूर शाह हो गया, नसीरुद्दीन शाह हो गया। देखो जब नसीरुद्दीन शाह का टाइम पीरियड था 1246 से लेकर 1265 तक, तो एक तुर्क सरदारों का जो ग्रुप था 40 इसमें एक व्यक्ति जो था वो बहुत शक्तिशाली हो गया जिसका नाम था बलबन, और उन्हीं को जानते हैं हम उल्लू खान। तो ये जब शक्तिशाली हो गया तो कहा जाता है कि इन्होंने ही जो नसीरुद्दीन को था जहर दिया था और उसके सारे के सारे उत्तराधिकारियों को मार दिया था। चलो वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मेंशन है तो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद बलबन खुद गद्दी पर नहीं बैठा, क्योंकि जो तुर्क सरदार थे या अमीर थे वो चाहते थे कि इल्तुतमिश के वंशज ही जो है वो सिंहासन पर बैठे और जो आपकी सत्ता है उसकी शक्ति और अधिकार उनके हाथों में ही रहे। तो बलबन जो था वो उन्होंने पहले क्या किया, खुद को ईरानी बादशाह आफ्सियाब का उत्तराधिकारी सिद्ध किया, क्योंकि देखो ये कुलीन वर्ग का था, कहीं पे आफर लिखा है कहीं पे अफर लिखा है, तो उनका वंश सिद्ध किया और उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठा। देखो जब बलबन जो था वो राजगद्दी में बैठा तो उसके खिलाफ तुर्क सरदार सारे हो गए और उन्हें जो था वो गद्दी से हटाकर इमामुद्दीन को वहां पे बिठा दिया। ठीक है, ये घटना उस टाइम की है जब ये आपके नसीरुद्दीन जो थे वो जिंदा थे। तो उन्होंने जो उसका ये उस टाइम पे नायब हुआ करता था नसीरुद्दीन का, तो उन्होंने इसको हटा के इसको बिठा दिया। लेकिन देखो उन्होंने इमामुद्दीन को बिठा दिया, लेकिन वो अमीर तुर्क सरदार जो थे वो ये चाहते थे कि उसका उत्तराधिकारी उसके वंश से आए, लेकिन उन्होंने इसको इसलिए बिठाया क्योंकि अभी तक उनमें ये डिसाइड ही नहीं हुआ था कि कौन अगला राजा जो है वो बनेगा। देखो जब बलबन गद्दी पर बैठा तो आप देख लो पंजाब जो था, पंजाब वाला एरिया, वहां पे जो था मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। दूसरी तरफ उसके जो तुर्क सरदार थे वो भी उसके खिलाफ हो गए थे। तभी बलबन ने डिसाइड किया कि उसे सबसे पहले क्या करना है। उसने दो चीजें जो थी डिसाइड की, जो उसकी आंतरिक गड़बड़ियां हैं, जो उसके साम्राज्य की आंतरिक गड़बड़ियां हैं उनको खत्म करना है, और दूसरा था उसका पंजाब में जो मुगल बैठे हैं उनको वहां से भगाना है। तो बलबन ने सबसे पहले किया जो उसका 40सा था हमारा, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, इसको खत्म किया। उन्होंने इसको खत्म कर दिया और साथ ही उसने अपना सैन्य अभियान जो था उसको स्ट्रॉन्ग किया। उसने सैन्य विभाग में जो जितने भी हमारे जो ओल्ड हो चुके सैनिक थे उनको पेंशन देकर रिटायर कर दिया और उनकी जगह पे वो नए जो था वो सैनिक ले आया। अब उसके बाद जो दिल्ली के अमीर थे उनमें अपना रुतबा बनाने के लिए उन्होंने ईरानी जो थे उत्सव मनाने शुरू किए, और सबसे उसके फेमस दो प्रथा आती हैं। एक आता है आपका सिजदा और दूसरी आती है आपकी पाबोस, या कहीं पे लिखा है पाइबोस। ये दो प्रथा उसने चला दी और एक उसने त्योहार चला दिया नवरोज, जो कि ईरानी मूल का था और उसे गैर मुस्लिम माना जाता था। तो सिजदा क्या था कि आप झुककर जो उनको सिजदा करते थे, यानी कि नमस्कार करते थे झुककर, और पाबोस जो था वो सुल्तान के कदम चूमना था। ये दो उन्होंने प्रथा जो थी शुरू कर दी, और ये त्योहार था नवरोज जो उन्होंने मनाना शुरू कर दिया। और बलबन ने अपने जो शक्ति को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग से ही काम किया था। जब वो नसीरुद्दीन के टाइम में शासन में था, तो सरदारों के जो ग्रुप में था, तो उसने क्या किया था स्थिति को मजबूत करने के लिए कि अपनी बेटी की शादी जो थी उसके साथ कर दी गई थी, जिससे उसकी स्थिति जो थी और मजबूत हो गई थी। और उसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। ये देखो ये वो टाइम था जब एक तरफ मुगल थे और
एक तरफ जो था लुटेरे आते थे और उनके चले जाते थे, तो उन्होंने उनको पकड़कर उनको तलवार से काट दिया करते थे। इसको बोला जाता है रक्त और लोह की नीति। और एक गांव था बागी, जो रेलखंड के पास था। बागी कहते हैं कि उन्होंने जंगल के जंगल कटवा दिए। आज की तरह नहीं था, दिल्ली तक बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, घने जंगल हुआ करते थे, और उसने दिल्ली के आसपास और बुंदेलखंड के आसपास के सारे जंगल कटवा दिए। और एक बागी नाम का वहाँ पे गांव था, और उसने उसको उजाड़ दिया। इसके जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे थे उनको उन्होंने अपना गुलाम जो था वो बना लिया था, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, एक तो सारे इनको सरदारों को खत्म कर दिया, फिर उसका जो था एकदम से रास्ता साफ हो गया और वो सिंहासन पर बैठ गया और उन्होंने शासन किया। जो बलबन था ये 1266 से 1200 लगभग 90 तक रहा, 87 तक रहा। फिर उसके जो पोते थे वो रहे। तो इन्होंने यहाँ तक शासन किया। इन्होंने ये सजदा पपोस लाया, झुककर सजदा करना या फिर सुल्तान के कदम चूमना, ऐसे से उसने चीजें चलवाई। और दूसरा उसने दरबार लगाता था वो, तो दरबार में उसने क्या किया, जब वो दरबार लगाता था तो उन्होंने जो दरबार में लोग थे वहाँ पे ऐलान करवा दिया कि ना तो कोई शराब पिएगा और ना ही उसने खुद शराब पीना भी छोड़ दिया, ताकि जो है वो सारे के सारे उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। और देखो उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये सारी चीजें चल रही थी, तो देखो सारे के सारे मुस्लिम राज्य जो थे वो खत्म हो चुके थे और दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य था जो इस्लाम को संभाले हुए था, इसलिए किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। तो देखो जब 1287 में इसकी जब मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु के बाद इसके दो बेटे थे, एक था शहजादा मोहम्मद और दूसरा था बुगरा। हाँ देखो ये तो मुगलों के साथ युद्ध में मारा गया था और इन्होंने जो था वो बंगाल और बिहार वाला एरिया संभाल लिया था। तो इसका जो अब आगे कोई वंशज नहीं था, तो इनके पोते आए फिर। तो इनके पोतों में देखो बरनाता कैपुसरो ने, और इसके जगह पे किसको सुल्तान बना दिया, कैमूर्स को सुल्तान बना दिया। और फिर कैमूर्स की हत्या करके कैटकुवाद जो था वो सिंहासन पे बैठा। और कैटकुवाद के टाइम में ही एक जो था खिलजी जो था वो बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने इसको मारकर जो था वो खिलजी वंश की स्थापना करी। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था गुलाम वंश का जो हमने पढ़ा। इसमें 4 या 5 राजा जो थे वो शक्तिशाली थे, बाकी थोड़े थोड़े टाइम के लिए आए जिनका ज्यादा इतिहास में कुछ मिलता नहीं है। तो कल से हम करेंगे खिलजी वंश।